So let us start with next question, that is question number 19. Find the capacity of a capacitor which when put in series with a 10 ohm resistor. हमको कैपेसिटर का कैपेसिटी फाइंड करना है which when put in series with a resistor 10 ohm makes the power factor equal to 0.5. Assume an 80 volt and 100 hertz AC supply. तो बेसिक आइडिया शुड बी वेरी क्लियर। पहली बात तो पावर फैक्टर मतलब क्या है पता होना चाहिए। तो इफ यू रिमेंबर हमने जब एलसीआर सर्किट का एवरेज पावर निकाला था, डू यू रिमेंबर एवरेज पावर ऑफ एलसीआर सर्किट? ERMS IRMS cos फाई। तो cos फाई था पावर फैक्टर। तो आपको वैल्यू किसकी दी है? cos फाई की। तो cos फाई की वैल्यू कितनी दी है आपको? 0.5। और कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर विच व्हेन पुट इन सीरीज विथ अ 10 ओम रजिस्टर। तो हमारे पास जो सर्किट है वो कौन सा सर्किट है? आरसी सर्किट, रेजिस्टेंस एंड ओनली कैपेसिटेंस। तो यू हैव बीन गिवन रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, देन पावर फैक्टर एक्चुअली होता है cos फाई, लेकिन इसको आप अप्रोक्सीमेट करके tan फाई भी लिखते हो समटाइम्स। क्यों, समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। देन दे आर आस्किंग यू टू फाइंड आउट कैपेसिटी, मतलब यू आर सपोज टू फाइंड आउट C। और 80 वोल्ट का सप्लाई दिया है आपको, 80 वोल्ट 100 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी कितना है? 100 हर्ट्ज है। और 80 वोल्ट मतलब आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज कितना दिया है आपको? 80। तो हाउ टू फाइंड आउट रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे? तो इसके लिए पहले आपको याद होना चाहिए इम्पीडेंस ट्रायंगल। तो डू यू रिमेंबर इम्पीडेंस ट्रायंगल? इम्पीडेंस ट्रायंगल याद है? यहाँ था रेजिस्टेंस, यहाँ था रिएक्टेंस, और यहाँ पे था इम्पीडेंस। इम्पीडेंस ये हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, एडजेसेंट साइड हमेशा रेजिस्टेंस होता है, और अपोजिट साइड ये रिएक्टेंस होता है, इफ यू रिमेंबर करेक्टली। तो ये जो साइड है सामने वाला, ये कौन है? ये रिएक्टेंस है। इस सर्किट में इंडक्टर है क्या? नहीं। क्या है? कैपेसिटर। तो कौन लीड करता है कैपेसिटेंस में? करंट। कौन लैग करता है? तो ये ऐसा नहीं आएगा, इट विल नॉट बी लाइक दिस। दिस इज व्हाट यू विल हैव। तो ऐसा आपको मिलेगा ट्रायंगल। तो ये आ जाएगा आपके पास x मतलब रिएक्टेंस, इस केस में ओनली XC, एंड हियर you will have this angle as phi, this will be R, और this is impedance Z। क्लियर यहाँ तक? हमें क्या फाइंड करना है? C। तो कैसे फाइंड करोगे C? हाउ विल यू फाइंड आउट C? मैंने इसलिए बोला ना C कैसे फाइंड करेंगे। इफ आई टेक tan phi फ्रॉम हियर, व्हाट इज tan phi? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो XC by R। क्लियर? व्हाट इज XC? 1 अपॉन ओमेगा C। तो 1 अपॉन ओमेगा C, राइट? क्या फाइंड करना था हमको? C। यू नो व्हाट इज ओमेगा? 2 pi f। तो यू विल गेट tan phi इक्वल टू 1 अपॉन 2 pi f C R। गुड। अगर मैं cos phi लेता, व्हाट इज cos phi? एडजेसेंट साइड अपॉन एडजेसेंट क्या है? हाइपोटेन्यूज क्या है? डू यू नो व्हाट इज दैट? दिया है क्या इम्पीडेंस? दिया है? नहीं दिया है। तो दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू एक्चुअली पावर फैक्टर होता है cos phi, और cos phi होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन हमको हाइपोटेन्यूज पता नहीं है, इसलिए इस केस में हम अप्रोक्सीमेशन करने वाले हैं cos phi इक्वल टू tan phi। क्योंकि tan phi अगर मैं लेता हूँ तो अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड XC by R, लेकिन X इज 1 अपॉन ओमेगा C, और हमको C फाइंड करना था। तो यहाँ से C का फॉर्मूला बन जाएगा। तो फ्रॉम हियर यू विल हैव फॉर्मूला फॉर C। तो समटाइम्स आपको ऐसे अप्रोक्सीमेशन यूज करने पड़ेंगे बिकॉज वी डू नॉट हैव व्हाट इज इम्पीडेंस। तो यहाँ से C का फॉर्मूला बन जाएगा 1 अपॉन 2 पाई f tan phi इंटू R। तो रेडी हो गया फॉर्मूला, जस्ट पुट वैल्यूज एंड डन।
तो ये आ जाएगा आपके पास C इक्वल टू 1/2 πf। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? 100 हर्ट्ज। tan फाई की वैल्यू कितनी है? 0.5 और रेजिस्टेंस कितना है? 10। तो दिस इज इक्वल टू 0.5 इंटू 2 1। ये 1000 ऊपर जाके 10 पावर -3 क्या बचेगा? पाई। व्हाट इज 1/पाई? 0.318 इंटू 10⁻⁻3। तो दिस शुड बी इक्वल टू 0.318 मिली फैराड। 10⁻³ क्या होता है? मिली होता है, तो 0.318 मिली फैराड ऐसा आंसर आना चाहिए आइडियली। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो वापस। तो हमारे पास ERMS है 80 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी है 100 हर्ट्ज, cos फाई मतलब tan फाई 0.5, पावर फैक्टर इज 0.5। व्हाट इज पावर फैक्टर? 0.5। थोड़ा केयरफुल रहना यहाँ पे एक छोटी सी भी गलती हुई तो गए। इफ यू मेक अ वेरी स्मॉल मिस्टेक डन। tan फाई इज xc अपॉन r, x इज 1/ωc इंटू r। c फाइंड करना था तो c का फॉर्मूला बन गया 1/2πf tan फाई इंटू r। ये आ गया c का फॉर्मूला। f की वैल्यू कितनी है? 100। tan फाई कितना है? 0.5 और r कितना है? 10। तो इफ आई मल्टीप्लाई 0.5 इंटू 2 इज 1, 0.5 इंटू 2 इज 1, और ये 10 है, ये क्या है? 100 है। 1000 जाएगा ऊपर 10⁻³ 1/3 1/पाई 0.300 इंटू 10⁻³ तो 0.318 मिली फैराड ऐसा आंसर आ रहा है। और आंसर दिया है 9.2 इंटू 10⁻⁵। तो आंसर मैच नहीं होगा क्योंकि हमको इम्पेडेंस पता नहीं। तो फिर एक अल्टरनेट वे भी सोचो, थिंक अबाउट इट। कैन वी फाइंड आउट समहाउ वी कैन फाइंड आउट इम्पेडेंस? इम्पेडेंस फाइंड कर सकते हैं क्या? तो इम्पेडेंस फाइंड करने के लिए प्रॉब्लम ये है कि इम्पेडेंस आएगा Z इक्वल टू R² प्लस XC², लेकिन हमको XC पता नहीं है। तो यू डोंट नो व्हाट इज XC, यू डोंट नो व्हाट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो यहां से तो नहीं हो सकता। थिंक अबाउट सम अल्टरनेट वे। ERMS इक्वल टू IRMS इंटू Z लेटर्स से। यहां से भी करने गए तो ERMS पता है लेकिन करंट पता है क्या? नहीं, यू डोंट नो व्हाट इज करंट। और एक फॉर्मूला था जो पहले पहले लिखा था मैंने, एवरेज पावर इक्वल टू ERMS IRMS इंटू cos फाई। गुड, cos फाई की वैल्यू 0.5 सब्स्टिट्यूट करता हूँ, ERMS भी सब्स्टिट्यूट करता हूँ, लेकिन IRMS पता है नहीं। एवरेज पावर दिया है नहीं। तो फिर जब आपके पास एवरेज पावर नहीं है तो हमारे पास कोई अदर वे नहीं है सॉल्व करने का। तो आई विल टेक इट टू बी राइट आंसर। ऐसा अज्यूम कर लेंगे कि ये सही है, आंसर वहां पे गलत है, ऐसा अज्यूम करना पड़ेगा। तो एज आई टोल्ड यू, हम अप्रोक्सीमेशंस करेंगे, लेकिन let us think about it. What is cos phi by definition? Adjacent upon adjacent। यहाँ पे adjacent कौन था? R। हाइपोटेन्यूज कौन है? Z। ये वैल्यू कितनी दी है? 0.5। ये कितना दिया है? 10। तो Z इक्वल टू 10/0.5। तो ये क्या आएगा? 100/5। तो ये कितना आ गया? 20। तो ऐसा तो फाइंड कर सकते थे। तो हमको ये मिल सकता है क्या? मिल सकता है ये? यस। चेक कर लो आंसर, एक बार चेक करना तो पड़ेगा हमको। दिस इज लेट अस से 10, दिस इज इक्वल टू 20। तो अब सॉल्यूशन चेंज हो सकता है। कैसे? क्योंकि अगर आपके पास दो साइड्स है तो तीसरा फाइंड कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दिस tan phi इज, हाँ बराबर, हमको क्या चाहिए? XC से क्या मिलेगा? C, क्योंकि ओमेगा पता है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है क्या? राइट एंगल ट्राइंगल है, यस। तो कैन यू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम? तो Z² इक्वल टू XC² प्लस R²। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा XC² इक्वल टू Z² माइनस व्हाट इज Z? 20 का स्क्वायर माइनस 100। तो व्हाट इज XC²? 300। तो व्हाट इज XC? रूट ऑफ 300, मतलब रूट ऑफ 3 इंटू 100। रूट ऑफ 3 इंटू 100, व्हाट इज रूट ऑफ 3? 1.732 है ना।
इंटू 100 बराबर है 1.732 ही होता है। तो एक्स सी कितना आ गया 173, तो 10 हो जाएगा ना वो। हाँ तो वो 10 हो जाएगा, वो 10 हो जाएगा। तो ये क्या आएगा 17.3, तो ये आ जाएगा 17.3, यहाँ तक करेक्ट। 17.3 मिल गया। देन क्या फाइंड करना था हमको, तो अब आपको अगर याद होगा एक्स सी इक्वल टू 1/ओमेगा सी, तो सी इक्वल टू 1/ओमेगा इंटू एक्स सी, दिस इज 2 पाई इंटू एफ, और ये कितना है 17.3। 1/पाई is 0.318 upon 2 into frequency is 100 into 17.3। इसको सॉल्व करके देखते हैं आता है कि नहीं, चेक करो। अगर इसको सॉल्व करके देखो आंसर सही आता है तो डन। ये 100 को ऊपर शिफ्ट कर दोगे तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻²। नीचे क्या बचा 17.3 इंटू 2 34.6, 34.6। तो 0.318 डिवाइडेड बाय अरे 34.6 कितना आ गया 0.0091, तो कितना आ गया 0.00919 इंटू 10⁻²। तो मैं अगर डेसिमल शिफ्ट करता हूं तो 9.19 इंटू 10⁻⁻⁵ क्या फाइंड कर रहे हो तुम, मतलब किस में आएगा फैराड में। एग्जैक्ट आंसर पता है 9.2 इंटू 10⁻⁵। तो मैंने ऐसा पहले क्यों बताया, क्योंकि बहुत सारे बुक्स में ये करके रखा है, तो दैट इज नॉट करेक्ट। तो कोई और रेफरेंस बुक देखोगे तो ऐसा आपको सॉल्व नहीं करना है जो मैंने पहले बताया, यू हैव टू डू दिस। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का भी नॉलेज यूज करना पड़ेगा आपको। व्हाट इज cos फाई एडजेसेंट साइड अपॉन, हाँ तो cos फाई की वैल्यू पता है आपको, r पता है, तो वहां से क्या मिल गया z। अब z मिल गया तो फिर तुमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके क्या फाइंड कर लिया xc, xc से क्या मिल गया आपको c। गुड, तो दिस इज करेक्ट आंसर। Let us move ahead to the next question. Find the time required for a 50 hertz alternating current to change its value from 0 to the RMS value. तो हमको टाइम कितना लगेगा फॉर अ 50 हर्ट्ज सप्लाई अल्टरनेटिंग करंट टू चेंज इट्स वैल्यू फ्रॉम 0 टू RMS, है ना। तो पहले तो ये बताओ मुझे व्हाट इज RMS बाय डेफिनेशन, व्हाट इज RMS वैल्यू I0/√2। तो पहले तो क्वेश्चन समझ में आया आपको। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये है 50 हर्ट्ज का सप्लाई है, मतलब गिवन वैल्यू गिवन फ्रीक्वेंसी कितना है आपके पास 50 हर्ट्ज। आपको क्या पूछा है फाइंड टाइम टेकन फॉर द करंट टू गो फ्रॉम 0 वैल्यू टू RMS वैल्यू। तो यहाँ पे दो दो करंट्स की बात हो रही है, इनिशियल करंट एंड फाइनल करंट। इनिशियल करंट कितना है 0, फाइनल करंट कितना है I = I0 sin ω t, क्योंकि ये अल्टरनेटिंग करंट है। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है वेरिंग होता है, इट इज अ वेरिंग सिग्नल। तो पहले 0 था, फिर आपको पूछा है व्हाट इज द टाइम एट विच द वैल्यू ऑफ करंट विल बी IRMS। ये वैल्यू क्या होता है, ये वैल्यू होता है पीक वैल्यू, दिस इज पीक वैल्यू I0। आपको पूछा है I0/√2 मतलब यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, दैट इज व्हाट दे आर आस्किंग यू। तो दो करंट की वैल्यूज है, एक है इनिशियल वैल्यू, एक है फाइनल वैल्यू, राइट। फाइनल वैल्यू को हम ले लेंगे इंस्टंटेनियस। तो आई डायरेक्टली स्टार्ट विद सॉल्यूशन टू दिस। तो I = I0 sin ω t, यहां तक क्लियर। तो क्वेश्चन, पहले तो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन में सिर्फ इतना बोला है आपको कि व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू गो फ्रॉम 0 टू IRMS, बट व्हाट इज IRMS I0/√2, बराबर। यहां तक क्लियर, श्योर श्योर पक्का। क्या क्या करोगे इसके आगे, व्हाट विल यू डू आफ्टर दिस।
व्हाट इज टू बी डन आफ्टर दिस? ये कौन सा करंट है? ये टाइम पे डिपेंड करता है, सो क्या बोलते हो? इंस्टंटेनियस करंट। ये क्या है? पीक वैल्यू है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? जीरो से आरएमएस वैल्यू तक जाने के लिए तो ये इंस्टंटेनियस करंट क्या बनना चाहिए? आईआरएमएस। तो क्वेश्चन का बोलने का मतलब ही ये था कि जो आपके पास इंस्टंटेनियस करंट होगा वो कितना होना चाहिए? आईआरएमएस। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है? तो राइट हैंड साइड क्या होगा? सेम होगा। तो फ्रॉम 1 and 2 you will have I0 sin omega t equal to I0 by root 2। I0 कैंसल। तो साइन ओमेगा टी कितना आ गया? 1/√2। तो साइन ओमेगा टी 1/√2। 1/√2 वैल्यू कब होती है? कब होती है? पाई बाय 4। तो पाई बाय 4। तो ओमेगा टी की वैल्यू कितनी आएगी? कितनी आएगी? पाई बाय 4। व्हाट इज ओमेगा? 2 πf। पाई बाय 4। पाई पाई कैंसल। तो 2 और ये पाई पाई तो कर दिया कैंसल। पाई और पाई हो गया कैंसल। फ्रीक्वेंसी कितना है? 50 हर्ट्ज है। 1/4। ये कितना है? 100 है। ये 100 है तो 1/4 इंटू 100। 100 जाएगा ऊपर। 10⁻²। व्हाट इज 1/4? 0.25। तो 0.25 इंटू 10⁻⁻2 सेकेंड। मतलब 2.5 इंटू 10⁻⁻3 सेकेंड, मतलब 2.5 मिली सेकेंड। राइट। तो पहले तो क्वेश्चन को तुम अच्छे से समझ लो। क्वेश्चन में ऐसा था कि जीरो वैल्यू से आरएमएस वैल्यू, मतलब इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या बनना चाहिए? आरएमएस बनना चाहिए। तो आरएमएस क्या आएगा? I0 sin ओमेगा टी। लेकिन आरएमएस क्या होता है? I0/√2। तो दोनों को इक्वेट कर दिया तो साइन ओमेगा टी आ गया, 1/√2 ओमेगा टी आ गया, पाई बाय 4 ओमेगा इज 2πf। सब्स्टिट्यूट करो, फाइंड करो, 2.5 मिली सेकेंड इज द आंसर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। Calculate the value of capacity in picofarad. Calculate the value of capacity in picofarad, मतलब 10⁻⁻15 farad, which will make 101.4 microhenry inductance to oscillate with a frequency of 1 megahertz। जब ये वर्ड यूज होता है ना, ऑसिलेट या रेजोनेंस, मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो ऑसिलेट बोला है तो फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 मेगाहर्ट्ज मतलब कौन सा फ्रीक्वेंसी है? कौन सा फ्रीक्वेंसी है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। तो अच्छे से क्वेश्चन समझ लो। कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर इन पिकोफैराड, मतलब आपको क्या फाइंड करना है? सी, विच विल मेक 101.4 माइक्रो हेनरी इंडक्टेंस। मतलब वैल्यू किसकी दी होगी आपको? इंडक्टेंस मतलब कौन? एल। तो 101.4 माइक्रो हेनरी। राइट। आगे बोला है टू ऑसिलेट विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ, तो ऑसिलेट जब वर्ड यूज हुआ तो कौन सा फ्रीक्वेंसी? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। 1 मेगाहर्ट्ज मतलब 10⁻6 हर्ट्ज। मेगा या मिलियन इज 10⁻6, गीगा या फिर बिलियन इज 10⁻9। तो आपको फाइंड क्या करना है? सी। यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी? हाँ, 1/2π√ऑफ LC। हमको क्या चाहिए? सी। तो स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड यू गेट FR² इक्वल टू 1/4π² LC। Therefore C equal to 1/4π² L into FR²। तो अब सिर्फ आपको यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू, सिंपल। 1/4π², L की वैल्यू दी है आपको 101.4 और ये था 10⁻6, उसका स्क्वायर 10⁻12। रफली स्पीकिंग ये π² हो गया 10। कितना हो गया? 10। कितना हो गया? 10। 10 और ये 12 13 और ये 100 15। 15 जाएगा ऊपर 10 पावर, और आपको पूछा था पिको फैराड में। तो फिर बचा कौन? 1/4। व्हाट इज 1/4? 0.25 इंटू 10⁻⁻15। तो -15 मतलब
पिको फैरेड, पिको होता है ना, 10⁻12 पिको होता है, -15 फेम्टो होता है, राइट। तो फिर इसको, इसके जो 10⁻³ है यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा आपको। तो आपको पता होना चाहिए पिको किसको बोलते हो और फेम्टो किसको बोलते हो। पिको मतलब 10⁻12, तो ये सीधा सीधा ऊपर गया तो -12 हो गया, ये ऊपर गया तो कितना हो गया 10⁻12, राइट। इसको सॉल्व कर लो, ये कितना है 100 है, ये कितना है 10,000, 1000 का 10⁻³ और 1/4 कितना 0.25, तो 0.00025। तो एग्जैक्ट आंसर अगर आप देखोगे तो वही लिखा है। एग्जैक्ट आंसर में मोर और लेस यू हैव द सेम थिंग, सिर्फ कैलकुलेशन के पार्ट पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। यू हैव टू चेक फॉर द कैलकुलेशंस। यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़े से गड़बड़ हुए हैं आंसर में, तो हम क्या काम करते हैं, मतलब टेक्स्ट बुक के आंसर में। तो व्हाट वी विल डू इज हम बेसिकली कैलकुलेटर से कर लेंगे। गुड। तो फॉर्मूला एक बार चेक कर लो, फॉर्मूला करेक्ट है क्या? लुक, इज दिस करेक्ट? यस, इट इज करेक्ट, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। तो 1/4, 4 इंटू पाई स्क्वायर कितना है? एग्जैक्ट वैल्यू 3.14 का स्क्वायर, 39.43 इंटू क्या था 101.4 दिस इज 399, राइट, 3999 बराबर। इसको क्या करोगे, रेसिप्रोकल फाइंड करोगे, तो लगभग 4000 है ये। हाउ मच इज दिस 4000। इसका क्या फाइंड करना है, रेसिप्रोकल। तो 1 डिवाइडेड बाय 3999 कितना आ गया 2.5 बराबर। तो 2.5 ये सारा हो गया सॉल्व। यस, तो कितना आया 2.5 गलत बता रहे हो, अच्छे से देखा नहीं तुमने। यहाँ पे e⁻² क्या लिखा है -4, क्या लिखा है, हाँ, तो इधर क्या आएगा -4 और साथ में 10⁻12, तो पिको फैरड, दिस इज द करेक्ट आंसर। वहां पे लिखा है 249 पिको फैरड, तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, दिस इज द राइट आंसर। गुड, डन। तो ये लास्ट लेक्चर में मैं ऐसा जानबूझ के करता हूँ क्योंकि तुम बोर्ड के एग्जाम के पास में आ गए हो और अब तक सिली मिस्टेक्स खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। 10⁻⁻6 कौन लिखेगा माइक्रो हेनरी का? या क्वेश्चन में क्या था माइक्रो हेनरी, तो तुमने यहाँ क्या लिखा माइक्रो। ये एसआई यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 10⁻⁻6। अगर इधर 10⁻⁻6 लिखोगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे 10⁻⁻6, और ये 10⁻⁻6 सीधा सीधा जाएगा ऊपर इस कैलकुलेशन के साथ। तो ये क्या आएगा, ये कितना आया था 2.5 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 10⁻⁻12 और 10⁻+6। तो अब आ जाएगा 10⁻⁻12 मतलब पिको फैरेड। तो C इक्वल टू ये कितना है 100, 2.5 100 कितना होता है 250। तो एग्जैक्ट आंसर दिया है टेक्स्ट बुक में 249 पॉइंट समथिंग पिको फैरेड। तो एक्सपेक्ट करो और 2 क्वेश्चन में ऐसा करूंगा मैं, सो दैट यू पे अटेंशन एट व्हाट इज गिवन टू यू। तो यहाँ पे आपको माइक्रो हेनरी दिया था, ये छोटे छोटे गलती एग्जाम में मत करना, दैट इज द रीजन कि आखिरी में याद दिलाना पड़ता है कि SI यूनिट में कन्वर्ट करो। तो कीप कन्वर्टिंग इन SI यूनिट बिफोर यू डू कैलकुलेशंस। EMI और AC सर्किट्स में मोस्टली ये कॉमन मिस्टेक्स होते हैं वेयर यू डू नॉट कन्वर्ट, क्योंकि कहीं पे पिको फैरड दिया होगा, कहीं पे माइक्रो हेनरी दिया होगा, कहीं पे नैनो हेनरी लिखा होगा, कहीं पे नैनो फैरड लिखा होगा। तो यू हैव टू कन्वर्ट दिस। गुड, राइट। शुड वी गो अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? ओके, अगला क्वेश्चन, फास्ट फास्ट। a 10 microfarad, micro मतलब 10⁻⁻6 capacitor is connected to a 25 volt of potential.
25 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल बोला है, तो ये आरएमएस वैल्यू है कि पीक वैल्यू है? आरएमएस वैल्यू है। द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, तो तुमने पहले एक कैपेसिटर लिया, इसको कनेक्ट कर दिया किसके साथ? 25 वोल्ट के सप्लाई के साथ। उसके बाद क्या कर रहे हो? यू आर डिस्कनेक्टिंग द बैटरी, बैटरी को निकाल दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया, और अब प्योर 100 mH, व्हाट इज एम? मिली हर्ट्ज नहीं है, हेनरी है। मिली हेनरी कॉइल इज कनेक्टेड अक्रॉस द कैपेसिटर। तो याद है कि आपको, आपने एक सर्किट में सिर्फ एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर को कनेक्ट किया था। एलसी ऑसिलेशन नाम की चीज याद है? एलसी ऑसिलेशन परसों के दिन पढ़ा है ना, एलसी ऑसिलेशन। कैपेसिटर का एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट होता है, मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी याद है वो एलसी ऑसिलेशन। चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, डू यू रिमेम्बर? हमारे पास एक सर्किट था जिसमें एक कैपेसिटर है और एक क्या है? इंडक्टर है। ये क्या था? ये कंप्लीटली चार्ज था। फिर यहाँ पे की थी जो आपने क्लोज कर दी। की क्लोज करने के बाद क्या हुआ? यहाँ से करंट फ्लो हुआ। करंट फ्लो हुआ तो क्या जनरेट हुआ? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया? मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होता क्या है? हाफ CV स्क्वायर, और ये क्या होता है? हाफ LI स्क्वायर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज इक्वल टू मैग्नेटिक एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी एट वन स्टेज विल बी कंप्लीटली कन्वर्टेड टू मैग्नेटिक एनर्जी जब कैपेसिटर विल बी कंप्लीटली डिस्चार्ज। तो पहले अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लेना। क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसका आपको दिया है वैल्यू 10 माइक्रोफैरड। इसको आपने कनेक्ट कर दिया पोटेंशियल के अक्रॉस। कितना पोटेंशियल? 25 वोल्ट। तो इसमें हो गया एनर्जी स्टोर्ड कितना? हाफ CV स्क्वायर। तो C है, V है, तो आपको मिल जाएगा एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। फिर आपने बैटरी निकाल दिया, और बैटरी की जगह पे क्या लगा दिया आपने? 100 मिली हर्ट्ज का, मिली हर्ट्ज है ना वो, मिली हेनरी, मिली हेनरी का इंडक्टेंस। तो L वैल्यू कितना है? 100 मिली, मतलब 10⁻³ हेनरी, राइट। आगे बोला है सो दैट LC ऑसिलेशन का सेटअप कैलकुलेट द मैक्सिमम करंट इन द कॉइल। क्या फाइंड करना है? क्या फाइंड करना है? I। तो कैसे फाइंड करोगे? कौन सा एनर्जी किस में कन्वर्ट हुआ? क्विक, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, मतलब हाफ CV स्क्वायर इक्वल टू हाफ हाफ हाफ, तो I स्क्वायर इक्वल टू CV स्क्वायर बाई L। तो I इक्वल टू अंडर रूट ऑफ CV स्क्वायर बाई L। ज्यादा क्लियर? ये V स्क्वायर रूट के बाहर आके क्या बन जाएगा? V। तो बन गया फॉर्मूला, डन, फॉर्मूला इज रेडी। तो अब आपको क्या करना है? इसमें सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। जस्ट पुट वैल्यूज। I इक्वल टू क्या आया? रूट ऑफ C बाय L इंटू V। C की वैल्यू कितनी दी हुई है? 10⁻⁵, 10⁻⁵। और L कितना है? 10⁻⁻1, तो 10⁻⁻1, तो L इज 10 पावर, एंड व्हाट इज दिस? 25। हाउ मच इज दिस? 10 पावर, उसका रूट 10⁻⁻2 इंटू 25, तो कितना आ गया? 0.25 एम्पियर। यही आंसर आना चाहिए। दिस इज व्हाट शुड बी गिवन टू यू। तो दिया है 0.25 एम्पियर। So one last question of this chapter, and now you are fully prepared. You will not make silly mistakes like not putting 10⁻⁻6। करना चाहिए, अच्छे से करना, क्योंकि यहाँ पे होगा यही। ऑलरेडी आपको दिख रहा है हाफ CV स्क्वायर इक्वल टू हाफ LI स्क्वायर। एक साइड पे C है, एक साइड पे L है। तो C माइक्रोफैरड में नॉर्मली होता है और L मिली हेनरी के रेंज में होता है। तो 10⁻3, 10⁻6 प्रॉपरली पुट द वैल्यूज। वन लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेम टाइप, not exactly the same but same type। और 100 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, वापस से माइक्रोफैरड है, 100 इंटू 10⁻6 मतलब 10⁻4 इज चार्ज विथ 50 वोल्ट सोर्स। तो V की वैल्यू दे दी है। देन
सोर्स सप्लाई इज रिमूव्ड एंड कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस एन इंडक्टेंस। वही किया, वापस से बैटरी निकाल दी और क्या कनेक्ट कर दिया आपने उसमें, इंडक्टर। एज अ रिजल्ट ऑफ विच 5 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू द इंडक्टेंस, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस। पिछले केस में इंडक्टेंस की वैल्यू दी थी और क्या पूछा था, करंट। यहाँ पे करंट का वैल्यू दिया और क्या पूछा है, इंडक्टेंस। तो इन द गिवन पैरामीटर हमारे पास सबसे पहले कैपेसिटेंस है 100 माइक्रोफैरड, मतलब 10⁻⁻⁴। उसके बाद आपको दिया है वोल्टेज 50 वोल्ट एंड करंट की वैल्यू दी है 5 एम्पियर और आपको फाइंड करने के लिए बोला है एल, इंडक्टेंस का वैल्यू एल। फॉर्मूला वही यूज होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी दैट इज हाफ CV स्क्वायर विल बी कन्वर्टेड टू हाफ LI स्क्वायर, 2 हो गया कैंसल, तो L इक्वल टू CV स्क्वायर बाय I स्क्वायर, L इक्वल टू CV स्क्वायर बाय I स्क्वायर। क्लियर यहां तक? देन जस्ट पुट वैल्यूज, L इक्वल टू C कितना है 10⁻⁻⁴। V, अभी एक काम करना, ये V बाय I का स्क्वायर है ना, तो V कितना है 50, I कितना है 5, इसका क्या करोगे स्क्वायर, 1 एंड 10 स्क्वायर और 10⁻⁻⁴, तो 10⁻⁻² हेनरी। डन, दैट इज द आंसर गिवन टू यू, 0.01 हेनरी। एंड ऑफ द चैप्टर।